नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी, घाट पर दिए जलाने के रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र विधानसभा के एक ही चरण और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। और पेरिस मास्टर्स टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न बुनियादी और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाना है। श्री मोदी आरंभ पाठ्यक्रम के 6ठे चरण में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के पाठ्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में भारत की 16 और भूटान की 3 सिविल सेवाओं में 653 प्रशिक्षार्थी अधिकारी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम केवड़िया एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वे 280 करोड़ रुपए के अधिक की लागत वाली विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद श्री मोदी आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप है। कल प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भगवान राम की नगरी अयोध्या आज नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली मनाने और अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव पर राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहले दीपोत्सव पर सरकार आज 25 लाख से अधिक दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी। इसके लिए 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से सरयू के घाटों पर 28 लाख दीप सजाए गए हैं। 30 लोगों की टीम 55 घाटों पर सजाए गए इन दीपों की गिनती कर चुकी है। इस साल के दीपोत्सव में एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सरयू के घाटों पर एक साथ 1100 लोग सबसे बड़ी आरती करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर को विशेष इको फ्रेंडली दीपों से रोशन किया जाएगा और ये लंबे समय तक जलते रहेंगे। इसके अलावा रामपथ पर आज निकलने वाली शोभा यात्रा में 18 झांकियां शामिल होंगी, जो रामायण के 7 अध्यायों पर आधारित हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 6 देशों और 16 राज्यों के कलाकार हिस्सा लेंगे। दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए एक दिया राम के नाम की सुविधा भी दी जा रही है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित विशिष्ट महालक्ष्मी मंदिर को दीपोत्सव के दौरान स्थानीय जनता के धन और आभूषणों से सजाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष महालक्ष्मी मंदिर को लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि से सजाया गया है। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर देश का अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। यह दीपावली के पहले आम लोग अपनी जमा पूंजी और आभूषण मंदिर सजाने के लिए देते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक यह साज सज्जा रहती है। इसके बाद यह सामग्री संबंधित परिवारों को वापस कर दी जाती है। इस बार करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए के नोट और करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और चांदी के आभूषण मंदिर को साज सज्जा के लिए मिले हैं। बताया जाता है कि राजसी दौर से चली आ रही भगवान को अपनी संपत्ति अर्पित करने की इस परंपरा को आज भी स्थानीय लोग शिद्दत से निभा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए निजी गार्ड के अलावा 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों ने दीपावली को देखते हुए घायलों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अग्नि दुर्घटना के रोगियों के लिए आपातकालीन वार्ड बनाया गया है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भी घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इन अस्पतालों में चिकित्सकों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने बताया कि अग्नि दुर्घटना के घायलों के तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में 10-15 बिस्तर खाली रखे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आरएमएल हॉस्पिटल में हर साल दिवाली के मद्देनजर हम लोग कुछ कदम उठाते हैं, जिसमें कि हम अबाउट 10 से 15 बेड वेकेंट रखते हैं और आईसीयू में भी बेड वेकेंट रखते हैं, ताकि ऐसे मरीज आए तो हम उनको इमीडिएटली भर्ती कर सकें। और बर्न का इमरजेंसी हम डायरेक्टली अपने वार्ड में ले लेते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके हाथ में ब्लास्ट इंजरी होता है, तो ऐसे केसेस में हम एक ओटी भी स्टैंड बाय पे रखते हैं। नई दिल्ली के एम्स में बर्न विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंघल ने लोगों से अपील की है कि वे पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें। उन्होंने सलाह दी है कि अग्नि दुर्घटना के मामले में शरीर के जले हुए हिस्से को पानी में रखें अथवा ऐसे हिस्से पर गीला कपड़ा रखें। हम बर्न विभाग के डॉक्टर पूरी तरह तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी की है कि किसी मरीज को समस्या ना आए। एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि आप पूरी प्रिकॉशन लें। पटाखे वैसे तो बैन है, लेकिन अगर पटाखे आप चलाते हैं तो छोटे बच्चों को हमेशा कुछ सुपरवाइज करें, जरूर दूरी रखें। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। आनंद विहार का AQI 351, बवाना का 319 और आया नगर का 290 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी में 0 से 50 के बीच का सूचकांक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सूचकांक को मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब तथा 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 450 के बीच सूचकांक को गंभीर माना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस चरण के लिए 604 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। दूसरे चरण में अगले महीने की 20 तारीख को 38 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। इस चरण के लिए 743 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का मतदान 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच चुनाव के दौरान अवैध सामग्री और नकद राशि जब्त करने के लिए पूरे राज्य में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 29 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए नक्सलियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस सांसद वसंत राव चव्हाण का अगस्त में निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर रविंद्र चव्हाण को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संतुक हम्बर्डे के खिलाफ मैदान में उतारा है। 4 नवम्बर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में मतदान 20 नवम्बर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। आयोग ने कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोपों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आयोग ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान उठाए गए कदमों में कोई कमी नहीं थी और ये सभी कांग्रेस तथा उनके एजेंटों को भी मालूम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंच गए हैं। उनकी ये यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच साझेदारी को और गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने सऊदी दौरे पर वहां के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री खालिद अल फहील के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक से विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्रों में आपसी प्राथमिकताओं को मजबूत करने की उम्मीद है। इसके बाद श्री गोयल रियाद एवेन्यू मॉल के लुलु हाइपर मार्केट में दिवाली उत्सव समारोह का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, सांस्कृतिक और लोगों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। श्री गोयल ऊर्जा मंत्रालय में अर्थव्यवस्था और निवेश स्तंभ मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। यह बैठक रणनीतिक साझेदारी के तहत सऊदी भारत सहयोग में एक और मील का पत्थर साबित होगी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास में साझेदारी को बढ़ावा देना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समझौता रेलवे को प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी समझौते से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मीडिया से बात करते हुए कल विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये टिप्पणी की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी कल रात पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर जेरेव और ब्राजील के मार्सेलो मेलो को सीधे सेटों में 6-7, 7-6 से हराया। इसके अलावा बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी 10 नवंबर को इटली में होने वाले एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में भी अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी है। यह चौथी बार होगा जब बोपन्ना एटीपी फाइनल में खेलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद देवेंद्र। धनतेरस पर बाजारों की रौनक सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर दिया है, बिका 35 टन सोना, चांदी की बिक्री में 30% उछाल। पंजाब केसरी में है, धनतेरस पर सोना 81,400 रुपए तोला, चांदी भी उछली, टूटे सभी रिकॉर्ड। 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए जाने की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 70+ बुजुर्गों को पीएम का दिवाली गिफ्ट। हिंदुस्तान लिखता है, अति बुजुर्गों को आयुष्मान भवा। जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर वक्फ घोटाले से जुड़ी खबर दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला, आरोप पत्र दाखिल, अमानतुल्ला ने भ्रष्टाचार से कमाए धन का शोधन किया। नवभारत टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर चौंकाने वाली खबर दी है, ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स लैब पकड़ी, मैक्सिको से तार। मेथाम्फेटामाइन बनाने की फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा के कासना में चल रही थी, जिसे तिहाड़ जेल के वार्डन और दिल्ली के 2 व्यापारियों समेत 5 लोग चला रहे थे। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी पर भी सभी अखबारों की नजर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, सैकड़ों विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की पहचान, तलाश शुरू। जनसत्ता की हेडिंग है, 100 से अधिक उड़ानों को मिली बम की धमकियां। हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस पन्ने पर एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, दुनिया के लगभग 30% क्षेत्रों का कार्बन उत्सर्जन स्तर 0 हुआ। अमेरिका और एशिया में उतार चढ़ाव के दिखे रुझान, कार्बन उत्सर्जन घटाकर ही तापमान को स्थिर रख सकेंगे। अयोध्या दीपोत्सव पर दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला दीपोत्सव, रोशन हुई अयोध्या। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या शहर में आज भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी, घाट पर दिए जलाने के रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र विधानसभा के एक ही चरण और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। और पेरिस मास्टर्स टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।